हेलो स्टूडेंट, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर निशित परमार। और आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज के कुछ टॉपिक्स जो कि बेसिक सब्जेक्ट है। ये हम पीजीडीसीए में भी पढ़ते हैं, बीसीए में भी पढ़ते हैं, डीसीए, बीएससी आईटी वगैरह में पढ़ते हैं। कुछ कॉमन टॉपिक्स है: हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी टोकन्स एंड अदर। ठीक है, तो फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है AT&T बेल्स लेबोरेटरी ऑफ यूएसए में बनाया गया था 1972 में। सी लैंग्वेज से पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज बनाई गई थी, जैसे कि एल्गोल, जिसको हम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं, BPCL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये हायरार्की है। पहले एल्गोल आया था 1960 में, इंटरनेशनल ग्रुप ने बनाया था। फिर 1967 में BPCL आया, मार्टिन रिचार्ड ने बनाया। 1970 में बी लैंग्वेज आया, केन थॉम्सन ने बनाया था। फिर 1972 में ट्रेडिशनल सी आया, जो कि डेनिस रिची ने बनाया था। इसके बाद भी बहुत सारी लैंग्वेज अभी भी कंटिन्यू है, बनते जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसे है? जैसे मैं घर का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हमारे घर का बिल्डिंग ब्लॉक्स रहता है ईट, ईट के ऊपर हमारा घर खड़ा रहता है। उसी तरह जो सी लैंग्वेज है वो एक फंक्शंस के ऊपर खड़ा हुआ है। सबसे उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ सेल्फ कंट्रोल ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने आप कंट्रोल किया हुआ एक फंक्शन रहता है जिसे हम कॉल करते हैं, तो वो अपना जो भी कोडिंग किया रहता है वो कैलकुलेट करके हमको शो करते हैं। जैसे कि हमें फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाया, तो उस फंक्शन को कितनी भी बार अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के कुछ सेक्शंस रहते हैं, जो कुछ कंपलसरी सेक्शन रहते हैं और कुछ सेक्शन को हम ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम अपने प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने साइड में एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। इसमें मैंने डबल लाइन, दैट इज़ अ कमेंट, कमेंट के अंदर प्रोग्राम का नाम देख लिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। ये पार्ट आएगा डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद आता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक होता है। जैसे कि यहाँ पे दो हेडर फाइल मैंने इंक्लूड किया हुआ है, stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, और सेकेंड हेडर फाइल है हैश इंक्लूड conio.h, दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये दोनों हेडर फाइल्स है। इसके अंदर पहले से बने हुए फंक्शंस रहते हैं, जो फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया हुआ है, गेट सी एच भी फंक्शन है। ये सब पहले से बने हुए फंक्शन है, जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं या फिर प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये पार्ट जो आता है हेडर फाइल इंक्लूड करने का, ये लिंक सेक्शन के अंदर आता है। थर्ड है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, बट यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में कोई भी कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया है, तो ये पार्ट हम ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी पार्ट नहीं है। देन आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये हमेशा मेन फंक्शन के ऊपर ही रहता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन फंक्शन। जब हम किसी बड़े प्रोग्राम में बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस पे काम करते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, और सेम वेरिएबल अगर हमको बार बार डिक्लेयर करना पड़े, तो हम उसके बार बार डिक्लेयर ना करके ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, दैट इज़ अ मेन फंक्शन के ऊपर। तो वो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इस प्रोग्राम में हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन भी नहीं किया है, तो उसको भी हम ओमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन सेक्शन। ये कंपलसरी पार्ट है, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है। इसके अंदर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह करते हैं, और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया, डेट इज़ एग्जीक्यूटेबल पार्ट, और डिक्लेरेशन नहीं किया है कोई भी वेरिएबल, तो डिक्लेरेशन पार्ट हमारा ब्लैंक है। देन उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। जैसे कि मेन फंक्शन खत्म होता है इस करली ब्रैकेट के बाद, इसके बाद हमने फंक्शंस अगर बनाने हैं तो इसके नीचे बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन n, जो कि हम मेन फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं रन टाइम पे। तो दैट इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो होता है मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल किया जाता है। तो ये एक छोटा सा है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये कुछ सेक्शंस थे मैंने जो आपको बताया। ये सेक्शन कुछ कंपलसरी भी है, कुछ को हम छोड़ भी सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट आता है सी टोकन्स। टोकन्स मीन होता है स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट को हम टोकन्स कहा जाता है। जैसे कि हमको इंग्लिश में देखा है, पैराग्राफ के लिए हमको सेंटेंस चाहिए, सेंटेंस के लिए वर्ड, वर्ड के लिए अल्फ़ाबेट।
उसी प्रकार जब सी का प्रोग्राम बना रहता है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए। इंस्ट्रक्शंस के लिए कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड, उसके पहले हमको स्पेशल सिंबल, अल्फ़ाबेट, डिजिट ये सब जानना रहता है। ठीक है, तो सी टोकन्स क्या होता है, जैसे कि सी टोकन कहते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट आर नोन एज सी टोकन्स। सी में ये 6 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल एंड ऑपरेटर्स। आज हम ये सारे टोकन्स भी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड विच हैव सम स्पेसिफिक meaning in a program and we cannot use keyword as identifier। कीवर्ड वो होता है जिसने कंप्यूटर ने, कंपाइलर ने अपने लिए पहले से रिजर्व करके रखा है, उसकी कुछ स्पेशल मीनिंग है जिसको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर मीन होता है नेम ऑफ वेरिएबल, मतलब कीवर्ड को हम वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसने कंप्यूटर जिसकी स्पेसिफिक मीनिंग है, जो रिजर्व वर्ड है, उसको कीवर्ड कहा जाता है। सेकेंड, आइडेंटिफायर आर द नेम ऑफ वेरिएबल्स। जैसे मैंने बताया, नेम ऑफ वेरिएबल के नेम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। यहाँ पे वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड हम लेते हैं, स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम रहता है तो एक्स वाई जेड ए बी सी ये सारे वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे उसके कुछ रूल्स है, वो भी हमको फॉलो करने पड़ते हैं और उस वेरिएबल के नेम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स है, जैसे कि फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, है ना, वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब रूल्स भी है वेरिएबल बनाने के, और वेरिएबल के नेम को कहा जाता है आइडेंटिफायर्स। थर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और एक होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इंटीजर कांस्टेंट और एक रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट वो होता है जैसे कंप्लीट वैल्यू, होल वैल्यू, बिना डेसिमल वाली वैल्यू को हम इंटीजर कांस्टेंट भी कहते हैं। और एक आता है रियल कांस्टेंट जो कि फ्लोट भी हम कहते हैं, जिसमें हम डेसिमल वैल्यू को यूज़ करते हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। देन कैरेक्टर कांस्टेंट अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग। सिंगल कैरेक्टर मीन्स सिंगल कैरेक्टर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोड के अंदर, जबकि स्ट्रिंग में हम पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, बट ये हमेशा मेंशन होता है डबल कोटेशन मार्क के अंदर। नेक्स्ट हमको वही देखना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को हमेशा हम डिनोट करते हैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर, जबकि कैरेक्टर को हम सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। ओके, देन लास्ट है हमारा स्पेशल सिंबल। सी लैंग्वेज में बहुत सारे स्पेशल सिंबल यूज़ होते हैं, जैसे कि इसमें कुछ दिया हुआ है करली ब्रैकेट, तो ये हमारा ओपन करली ब्रैकेट, उसका क्लोज्ड करली ब्रैकेट कहा जाता है, उसका स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है, सेमी कॉलन। ऐसे बहुत सारे स्पेशल सिंबल है जो यूज़ होते हैं। फिर सी टोकन का लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑपरेटर्स। टोटल 8 टाइप्स के ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में, हम वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये तो आपने सबने स्कूल में भी पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, ये है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सी लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन को एस्ट्रिक से डिनोट किया जाता है। एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन डिवाइड, देन जो परसेंट साइन है दैट इज़ अ मॉडुलस। ये मॉडुलस सिंबल है, हमेशा रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इसका प्रेसिडेंस भी रहता है, जैसे कि हाईएस्ट प्रियोरिटी यहाँ पे दिया गया है, एस्ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस को हाईएस्ट प्रियोरिटी दिया गया है, और लोवेस्ट प्रियोरिटी दिया गया है प्लस और माइनस वाले सिंबल को। तो कैसे काम करता है ये प्रेसिडेंस? देखिए, एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। तो हम शिफ्ट कहाँ से होंगे? इधर लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे, और सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? एस्ट्रिक और डिवाइड की। तो पहले हम वो परफॉर्म करेंगे। तो 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 हमने परफॉर्म किया, 4 आया, प्लस 3 इंटू 6 परफॉर्म किया, 6 आया, माइनस 1। देन अगेन हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, तो 9 माइनस 4 5 प्लस 6 माइनस 1। अगेन लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो 5 प्लस 6 11 माइनस 1, एंड देन x इक्वल्स टू 10। तो ये इस टाइप से ये इसका प्रेसिडेंस रहता है, इसकी प्रायोरिटी दी रही थी कि कौन से किसको पहले अप्लाई करना है।
तो ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ये हमेशा दो कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। एंड को 2 बार लिखना पड़ता है तब ये लॉजिकल एंड होता है। ये दोनों कंडीशन को टेस्ट करने के लिए बीच में मीडिएटर की तरह वर्क करता है। उसके बाद आता है फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहा जाता है। जैसे कि इसको शॉर्ट में लिखते हैं ए प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, ए माइनस इक्वल्स टू 1, दैट इज अगेन ए इक्वल्स टू ए माइनस 1। ओके, इसमें एक चीज़ नोट दिया गया है कि सिंगल इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सिंगल इक्वल्स टू है दैट इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो डबल इक्वल्स टू वाला है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 5, हम 5 जो है ए को असाइन कर रहे हैं, और नीचे ए इक्वल्स टू 5 हम चेक कर रहे हैं क्या ए की वैल्यू 5 है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। देन सी में एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट इज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। किसी भी वेरिएबल के साथ हम ये प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया है आई, तो आई प्लस प्लस अगर मैं करता हूँ तो उसका फुल फॉर्म होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई की पुरानी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल एक दिया हुआ है आई इक्वल्स टू 3 है और मैंने आई प्लस प्लस परफॉर्म करता हूँ तो आई की न्यू वैल्यू हो जाएगी, वो आएगी क्या 4, डेट इज इंक्रीमेंट बाय 1। और सेम थिंग अगर आई की वैल्यू 3 और मैंने आई माइनस माइनस किया तो आई की जो न्यू वैल्यू आएगी वो आएगी 2, मतलब एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट 6th ऑपरेटर है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। इसको क्वेश्चन मार्क और कॉलन भी कहा जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे वर्क होता है ये, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क, देन ट्रू पार्ट, कॉलन, फॉल्स पार्ट। तो एक्स में अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो एक्स में ट्रू पार्ट जो रहेगा वो स्टोर हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स रहेगी तो फॉल्स पार्ट जो है वो एक्स में स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए कॉलन बी। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, ए स्टोर हो जाएगा। देन 7th है बीट वाइज ऑपरेटर। इसमें बहुत सारे हैं, बीट वाइज एंड, बीट वाइज और, बीट वाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बीट वाइज नॉट। ये बीट पे काम करता है, हर एक बीट पे। अगर दोनों बीट की वैल्यू, 2 नंबर लेंगे, ऑपरेंड के 2 नंबर लिए, दोनों के बीट निकालेगा एक 1 बाय 1। अगर दोनों बीट 1 1 है तो ये हमको आउटपुट देगा 1। उसी प्रकार और में दोनों में से एक भी 1 आएगा तो हमको मिल जाएगा 1। नॉर में अगर दोनों डिफरेंट वैल्यूज रहेगी तब हमको 1 मिलेगा। लेफ्ट शिफ्ट एक एक शिफ्ट करेगा दैट इज स्वैप हो जाएगा, एक पीछे शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करेगा उसकी वैल्यू आगे आ जाएगी और इसकी वैल्यू पीछे। ये जो है सब बीट पे काम करता है, इसीलिए इसका नाम है बीट वाइज ऑपरेटर। देन लास्ट आता है स्पेशल ऑपरेटर्स। इसमें एंड और एस्ट्रिक यूज होता है। एंड मीन्स हम इसको एंड बोलते हैं, बट इन सी लैंग्वेज ये होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। किसी भी वैल्यू का या वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम एड्रेस ऑफ यूज़ करते हैं। और एस्ट्रिक ऑपरेटर जो है वो पॉइंटर के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी वेरिएबल के एड्रेस में क्या वैल्यू स्टोर है जब हमको ये जानना रहता है तब हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अपलोड होने में भी प्रॉब्लम होगी, और जब आप डाउनलोड करोगे तब आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बहुत जल्द आएगा। ओके, थैंक यू।